आपका स्वागत है। आज का मौजू है कि क्या ये प्रोग्राम जी न्यूज़ पे मौलानाओं के दबाव के तहत बंद कर देना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू दोस्तों ने हमसे कहा कि भाई एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था उसमें कि औरंगजेब ने तो शियों के ऊपर, उनके उलमा के ऊपर भी काफ़ी जुल्म ढाया था। ये तो कभी हमने अब सुन रहे हैं, पहले तो मैं कभी सुना नहीं। जब मैं तारीख की बात बता रहा हूँ कि जब सिंध में अपने उमैयद रूल हुआ तो वहाँ दो किस्म के कानून आए जजिया पे। जो सिंध का कन्वर्टेड मुसलमान था वो जजिया देता था, ठीक है, और अरब नहीं देता था जी। और सिंध में उससे बचने के लिए बेतहाशा लोग, अब भी आप जाइए, सैयद या शाह हैं। टैक्सेशन का इशू यही हुआ मिस्र में। ये हिस्टोरिकल इश्यूज हैं। इसमें आप अगर ले आए कि एक जैसे इब्न तैमिया ने कह दिया कि नॉन अरब अपने आप को अरब के साथ इक्वल करेगा तो ये गुनाह है। ये किताब में है, बाकायदा फतवे अब भी हैं। आपके यहाँ मदरसों में पढ़ाया जाता है कि अरब जो है वो इज द चॉइस। फॉर एग्जाम्पल ईरान के अंदर रूलर हो ही नहीं सकता, सुप्रीम लीडर, अनलेस ही इज ऑफ अरब एंसेस्ट्री। एक काला जो इनकी पगड़ी है ये अरब एंसेस्ट्री से हैं तो ये काला पहनेंगे। अगर फारसी एंसेस्ट्री है तो सफ़ेद पहनते हैं। दुरुस्त कह रहा हूँ। नीली हुई तो वो तुर्कम होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि जब तक हम इंडिविजुअल लिबर्टी, नॉन ट्राइबलिज्म, नॉन सेक्टेरियनिज्म के अंदर इंसान की कदर नहीं करेंगे और उसको एलिवेट करेंगे डिफरेंट लेवल्स पे, वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। मौजू पे कैसे आएंगे, बोल चुके आप। अब इनकी बारी है। शीबा, आप बताइए कि ये प्रोग्राम फतेह के फतवा चलना चाहिए या इस पे बैन लगाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, चलना चाहिए? आप इस पे ओपिनियन दें और थोड़ा सा बताइए कि ये जब एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आए किसी को कि वो किसी की बेटी को कहे कि वो रेप के और इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व है, इसकी क्या वजह है? व्हाट इज एट द बॉटम ऑफ इट? जाहिर है कि ये अफसोसनाक चैप्टर जो जुड़ गया अभी उसके पीछे जब हम डिबेट नहीं कर पाते हैं तो उसके इधर उधर भागते हैं। जब इधर उधर भागते हैं तो उसमें यही इसी तरह की ज़्यादतियाँ हो जाती हैं जो अभी आपके साथ हो गई। मेरी बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों या और भी कहीं के अगर हैं तो हम लोगों ने अपने यहाँ डिबेट के कल्चर को पनपाया नहीं है। हमारे यहाँ हायरार्कीज़ रही हैं, या हम किसी को अपने जूते तले रौंद देंगे, किसी को अपने से इन्फीरियर मानेंगे, या कोई हमारा मालिक होगा। तो ये जो बराबर का रिश्ता, इज्जत का रिश्ता, एक दूसरे को एक नज़र से देखने का रिश्ता है, ये जो जमहूरियत की निशानी होनी चाहिए। फतेह के फतवे के नाम से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सैयद वाला जो जात का सवाल आया, देखिए ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर जात को खत्म करने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है। और जात का जिस तरह से जात की बरतरी और इसके ऊपर बात हो रही, मुझे शर्मिंदगी है। पसमानदा मुसलमान जो इस वक्त देख रहे होंगे वो अपने आप को क्या सोच रहे होंगे कि हमारे अपने ये हमें पीछे रखने के, नीचे रखने के हामी है। और मैं दोबारा कहूंगी, सैयद का कोई वजीफा नहीं है। इसको यहाँ कोटे में कुछ मिल रहा है? हिंदुस्तान सैयद के वजीफा ये सुबह से सैयद के खिलाफ हायरार्की होती है। हायरार्की यहाँ होती है। देखिए हायरार्की यहाँ होती है। खड़ी हो गई सैयद के खिलाफ बोलने के लिए। मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। और खिलाफ तो बोलिए नहीं। सैयद कोई हरिजन थोड़ी है, सैयद कोई दलित थोड़ी है कि सैयद का कोई कोटा मिलने के लिए जा रहा है। आइडियोलॉजिकल गुलामियां यहाँ पर पैदा की जाती है और ये आइडियोलॉजिकल गुलामी का इतना बड़ा ठीक हो गए। क्या पैगंबर इस्लाम पर अटैक करना, 10 आदमी मुसलमान इनके पीछे इकट्ठे नहीं होते, बात करते हैं उलमा को गलत सिविलाइजेशन है। हज़रत उमर फारूक के बारे में जो है कमेंट करना, ये क्या कहते हैं सिविलाइजेशन है? क्या कहते हैं खुलफाए राशिदीन पर अटैक करना सिविलाइजेशन है? मैं अभी आप कहता हूँ प्रूफ की बात आप कर रहे हैं, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ। वो आदमी जो गलत यहाँ पर हदीस पेश करता हो, क्या ये सिविलाइजेशन है कि हम इतने लोग हम आलिम बैठ करके हम गलत इनकी हदीस सुन लें? हदीस में देखिए बुखारी शरीफ एक रवायत है, आपने प्रूफ मैं पेश कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ हदीस की सबसे ऑथेंटिक किताब है बुखारी शरीफ। मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? उसमें कुछ है, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ है ना। मैं एक हदीस पढ़ के जो झूठ है वो बता रहे। बुखारी शरीफ में भी झूठ है। अब है उसमें कई हदीस को भी नहीं मानते भाई, बहुत से शिया नहीं मानते। किसको मानते हैं? हदीस की कौन सी किताब को मानते हैं? अरे जो कुरान के उसमें है वो ठीक है, जो नहीं है हदीस को मानते हैं।
अरे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? मैंने हाँ, नौकरी नहीं बिल्कुल। करनी। आपके तालीमी मबलग से तोड़ना चाहता है वो आप कीजिए। हाल दुनिया के सामने आप अपनी आपने नहीं पहले मुझे प्रूफ देने दीजिए। सवाल मैं पूछूंगा। आपने ये कहा इन्होंने एक हदीस, आप मुल्लागिरी नहीं करें यहाँ। अरे आप कठमुल्लागिरी यहाँ पर कर रहे हैं, फतवा देने ऐसी रही है। अरे नहीं, ऐसे नहीं बात होती, ऐसे सीधा नहीं बात करें आप अपनी, ये नहीं करने देंगे आप। करने के लिए मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। आपने एक रसूलुल्लाह की तरफ एक बात मंसूब की, रसूलुल्लाह की तरफ एक बात मंसूब की, सरासर कुफ्र है। मैं आपके हदीस काफिर होने को साबित करता हूं यहाँ पर। काफिर होने की इनको साबित करता हूं, मैं साबित करता हूं। आप सुनिए तो सही, हदीस तो अरे सुनिए। कहाँ वो बात कर रही, साबित कर, फरमाया, आपसे कोई सवाल ही नहीं कर रहा। हमने एक साइकोलॉजिस्ट से भी पूछा कि ये क्या वजह है कि एक सही बात सुनने के बाद भी लोगों को उलझन होती है, क्या वजह है इसकी? तारिक फ़तेह साहब जिस क्लैरिटी से बात करते हैं वो बहुत बार ऐसा लगता है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, जबकि हमें पता है कि पूरी दुनिया में लोग हर तरह के होते हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली रिजिड माइंडेड होते हैं, तो जिनको लगता है कि कोई भी बात जो वो सोचते हैं उससे अगर कोई हटके कोई कर रहा है तो वो उनका विरोधी है, या कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस जो कि सदियों से चलता आ रहा है, या जो हम ये बोलें लोग जो बहुत रिजिड माइंडेड मेंटेलिटी वाले हैं, वहाँ पर जब आप चैलेंज करते हो इन थॉट्स को और आपको लगता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको अगर वो इस अंदाज से बोलता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और तो दूसरा आदमी उसमें उस चीज़ को अपने आप को ऑफेंडेड फील कर सकता है। अंसार रज़ा साहब, ये बताइए, आपके साथ मैं कई प्रोग्रामों में बैठा हूँ, पहला जो शो हुआ उसमें भी आप थे, आपने कहा कि बहुत अच्छा शो चल रहा है। पहले और जो उसके बाद 2 शो हुए हैं, इसमें क्या आपको नज़र आया जो आप सुप्रीम कोर्ट या IPL या कुछ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो ज़रा एक्सप्लेन करिए कि क्या आपने या कोर्ट को क्या कहना चाहते हैं आप कि क्यों ये बंद हो? देखिए, कोर्ट को हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, उसका जवाब कोर्ट हमें नहीं, बुलाता क्या कहा? है मैं वही बता रहा हूँ जी। चूँकि पहले एपिसोड के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत तारीफें इस शो की हुई कि अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा एपिसोड जो आपका हुआ, कुछ बातें ऐसी निकल करके आई हैं जिसमें मौलाना साहब ने छड़ी ले ली थी मेरी। नहीं, मैंने वो शो देखा नहीं मैंने। अच्छा, लेकिन जो मेरे आपने शो देखा नहीं? नहीं, मैंने शो नहीं देखा। तो फिर क्या? मैं वही आपसे बता रहा हूँ। उसके बाद जो बगैर देखे हुए आपने, आप पहले अच्छा, जब ओके, आप ही बोलेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? नहीं, मेरी गलती। ओके, हमारे पास जब फोन आना शुरू हुए, तकरीबन 3 दिन में 5,500 फोन आप निकाल के देख लीजिए हमारा जी, पूरी दुनिया से। हाँ, पूरी रात हम सो नहीं पाए, पूरा दिन हम परेशान। जिस तरह से गालियां हमको दी गई, शो को गालियां दी गई, मेहमानों को गालियां दी गई, माँ बहन की दलाल कहा गया, RSS का दलाल, BJP का दलाल, इसका दलाल खुदला, हम सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, जो भी हुआ। क्या हालत हमारी हुई है तो हमारा डॉक्टर बता सकता है। जो आपने कुछ चीज़ें जो मुसलमानी राजाओं के बारे में, शहनशाहों के बारे में जो आपने कहा है, जो माहौल इस वक्त पूरे मुल्क में बना हुआ है, तारिक फ़तेह साहब, चूंकि आप यहाँ से जाते हैं, होटल चले जाते हैं, होटल से किसी स्टूडियो में आप आ जाते हैं, आप बाहर निकल करके सुनेंगे लोगों को। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, सबकी हिफाजत करे। पहली बात आपने ये इतराफ़ किया कि आपने शो ही नहीं देखा। नहीं, फिर बाद में देखा मैंने, जब गालियां मिली। सुन ले। तो बजाय इसके कि आप मुझसे पूछते क्या हुआ, या जी से कहते शो दिखाओ, आप कोर्ट चले गए। दूसरी चीज, जो तारीखी वाकयात में बता रहा हूं आपको, उनकी जरूरत क्या है? इसलिए क्या जरूरत है? इसीलिए आप महमूद गजनबी को लेके आए, कासिम को लेके आए, औरंगजेब को लेके, क्यों क्या जरूरत पड़ी? अभी कीजिए ना। अरे अभी बताइए कि किस बादशाह ने अपनी बहन के साथ निकाह किया, वो बताइए ना। मैं एक सेकंड बताइए। ना, आपसे बात 2002 के राइट पर डिबेट करेंगे, हिम्मत है? आपके सामने मेरी बेटी के बारे में बात, मैंने क्या कहा? आप बैठे रहे, नहीं, गुस्सा नहीं आया आपको? ये बैठा हुआ है, आपने ये तो इतराफ कर लिया कि आपने प्रोग्राम नहीं देखा, तो झूठ मत बोलो। नहीं, मैंने देखा ना देखा, मैंने प्रोग्राम बाद में देखा, तब मैं कोर्ट गया हूँ। मैंने नहीं देखा था, फोन आने के बाद। साहब, आप तैश में ही बातें क्यों कर रहे हैं? आप आराम से करिए ना। कहाँ तैश में कर रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आप बहुत तैश में हैं, आप बहुत ज्यादा, मतलब वाकई आपकी नसें फूल रही हैं। जब एक सहाबी को बेटी के ऊपर रखा जाएगा तो हम तमाशा देखेंगे। अरे मेरी बेटी है भाई, आप बेटे के बेटियां, मैं नहीं बेचता। हम नहीं बेचते बेटियां, 15 साल की बेटियां बेच रहे हैं। तारिक साहब, सबकी बेटी की इज्जत होनी चाहिए, 15 साल की, चाहे वो आपकी और हमारी हो। आपने नहीं की, सबकी इज्जत होनी चाहिए ना। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपना प्रोग्राम बंद कर दिए, नाम बदलिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ आपके साथ। टीवी सीरियल चल लेकिन रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं एक लास्ट में अपने सेंटेंस में कहना चाहूंगा
कहना चाहूँगा। हाँ, आपके प्रोग्राम से थोड़ा से जो पुरानी चीज़ें कुरेदी गई हैं, हमारी कम्युनिटी के अंदर बड़ी चीज़ें खुल के आई जो पहले कभी आई नहीं थी जी। हमने का सवाल करना शुरू कर दिया। थैंक यू सर। जो एक चीज़ मैं और बता दूं आपसे, मैं खुल के कहूँगा सबको, हमें अपने उलमा अकराम जो बैठे हुए हैं सबसे मैं कहना चाहूँगा, डिबेट को डिबेट की तरह कहें, क्योंकि आप लोग खुद ही सबको सिखाते हैं, आप ही मदरसों से सबको सिखाते हैं। हम समझते हैं तहजीब महजब हो करके हमको डिबेट करना चाहिए, इतना एग्रेसिव ना हो, किसी पे ज़ाती हमला ना करे, किसी बेटी पे, उस पर कम से कम अपने मौलानाओं से, चाहे बगल में हमारे मौलाना साहब बैठे हो, चाहे उधर मुफ्ती साहब बैठो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि कभी हावी होकर चिल्ला करके बात करके उससे क्या होता है, मैसेज गलत होता है कि इनके तो मौलाना लड़ने लगते हैं जब कोई बात करो, बात नहीं कर पाते। की बात आई तो आप तो खुद क्या कहते हैं एग्रेसिव हो गए, लेकिन जहां पूरे कौम की बात आएगी, जहां आपकी जाती बात आई तो खुद एग्रेसिव। अरे जाती कौन सी बात आ गई? जैसे सैयद की बात आई, नहीं नहीं, कौम की बात आएगी। फतह का फतवा में ये जो इस तरह की डिबेट का प्रोग्राम है आपने सोचा है, इसमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो एक पूरी डिबेट, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, वो हो और खुले में बात हो, ठीक है। थैंक यू। टोटली एग्री विद दैट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इस तरह की डिबेट्स होती हैं वो इंसान के जहन को लगें और वो जहन को खोलें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल को ना लगें, दिल को ठेस ना पहुंचाएं, ये इसका एहतियात एक चीज़। लेकिन दूसरी बात ये है कि मुझे आपसे मुझे नाउमीदी ये हो रही है कि आपने हिस्ट्री के सवालों पर मौलानाओं से बहस कर ली। आप क्यों करेंगे बहस? आप हिस्टोरियन से बहस कीजिए, गलत बात नहीं, लेकिन आप इन पर ज्यादती कर रहे हैं। ये हिस्टोरियंस नहीं हैं, ये जज्बाती लोग हैं, इनके हीरो हैं, वो हीरो ही बना के देखिए। एक बात, एक कोई भी इनको क्या राइट है फतवा पढ़ने पर, इनको क्या राइट है फतवा पर, फतवा हमारा राइट है, आप मौलाना से बहस करेंगे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो फतवा पर इनको बात करने का क्या राइट है? अगर हिस्ट्री पर मुझसे बात नहीं करेंगे तो फतवा पर इनको बात करने का क्या होगा? मौलानाओं पे हिस्ट्री पे बहस करेंगे, आप ख्वार हो जाएंगे। आप कैसे फतवा पर बहस करने आ गए? नहीं आता। देखिए आज तक कोई मसला मौलाना ने हल करके दिया इस दुनिया में? मौलाना ने मसले बढ़ाए हैं सिर्फ, और इसको मत भूलिए प्लीज। मौलाना ही मसला हल कर रहे हैं। टोटली एग्रीड, 100% एग्रीड व्हाट शी सेइंग। वो चूंकि इनकी आदत है, वो चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर समझती हैं कि मौलाना लोगों ने मसले बिगाड़े हैं, ठीक है ना। अब वो क्या इनका मसला उलझा बिगाड़ दिया या समाज का मसला, ठीक है ना। तो मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाया कि कौम का कौन सा मसला मौलाना लोगों ने अगर ये कह दिया है कि आप जो है शरीयत के दायरे में रहिए तो मौलाना ने बिगाड़ दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है आधे कपड़े पहन के जैसे मार्केट में गैरों की औरतें घूम रही तुम भी घूमो, अगर कह देती नहीं घूमते ना, नहीं घूमते ना, तो फिर पर्दे फिर क्यों बात आ रही है कि साहब नकाब हटा दो, फिर क्यों बात आ रही है? अब जहाँ तक नहीं, बात हमारी नहीं है, हम पूरी कौम की बात कर रहे हैं। मुसलमानों का सिर्फ नकाब पे आके रुक जाता है। बात नकाब की नहीं है, बात नमाज की भी है, बात नमाज की भी है, बात सियासत की भी है, सब कुछ है। हमने कब आपसे कहा कि आप सियासत मत कीजिए? जब भी डिबेट होते हैं इस तरह के, चाहे समाजी हो चाहे मजहबी हो, जैसे भी हो, ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग पता, मतलब मैं आपको भी नहीं कह रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, सारे टेलीविजन, हिंदुस्तान के टेलीविजन से मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया जाता? सारे नहीं, मैं पढ़े लिखा, मैं उलमा भी, बात कुछ और सुनिए मेरी बात। मतलब आप उनको साइंटिस्ट भी हैं, उनको बुलाइए, आप उनको जो पढ़े लिखे हैं, आप हिस्टोरियन हैं उनको बुलाइए, रिटायर्ड जस्टिस उनको बुलाइए। आप जब मुस्लिम की बात आती, एक मिनट, जब मुस्लिम की बात आती है, सब मुसलमानों से सवाल करें तो आप मौलाना लोग बुला लेते हैं। कैप्टन को बुलाया कीजिए ना, जहाज को साफ करते हैं उनको बुलाया कीजिए। मुफ्ती साहब, मुझे बड़ी कहते हुए शर्म आ रही है, आप इतनी बड़ी सेमिनरी से पढ़कर आए हैं, देवबंद से आए हैं, आप ऐसे हल्के इस्तेमाल अल्फाज को करते हैं। मैं जहां साफ करूं उनकी लड़की को आप चाहिए, आप कम से कम अपनी इज्जत से, नहीं गलत बात है, हमने आपके सामने कुछ नहीं कहा, आप करो जहां साफ करिए, जहां साफ करिए, पूरे कौम की इज्जत बड़ी बात कर रहे हैं। आपके सामने कोई इस्लाम और मुसलमानों को गाली दे, आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका क्या मतलब है? आपकी शख्सियत पर आ जाएगा तो बुरा लग जाएगा। सुनिए, हम काफी पढ़े लिखे हैं, इतने हल्के फुल्के नहीं है। आप पढ़ाओगे, आप सेमिनरी में पढ़ाओगे, हम सेमिनरी में नहीं पढ़े, माफ कीजिए। हम तो जेएनयू के बोलने नहीं होल्डर है, होंगे आप होंगे, आपके अंदाज से तहजीब से पता चला आप कैसे बात करें, हम डिबेट के अंदर बैठ करके आप कैसे बात करें, ये हिंदुस्तानी भी तरीका नहीं है। कैप्टन आ गए यहाँ पर फतवा पर बहस करने के। कौन आ गया? अरे आप कहां से, आप बहुत सी बातें तो आप ही ने गलत कर दिया। इस्लाम नहीं कहता कि किसी बेटी को खींचो भीड़ के अंदर। इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम पर अटैक हो और चुपचाप सुने रहो। आईसिस ने किया था, बेटियों को किया, आप उसको इस्लाम वही कहता है ना, आईसिस ने क्या बेटियों को, आप मानते हो कि वो सही किया था, वो सही किया था, वो अटैक हो इस्लाम पर और चुपचाप बैठे रहे। नहीं तो अटैक हो इस्लाम पे तो आईसिस ने वही किया था। अपने घर की इस्लाह नहीं करेगा, अपने घर की इस्लाह नहीं करेगा, अपने घर को ठीक नहीं करेगा। जब आप किसी बेटी को उठा देते हो यार, कैसी बात है? कौन को ठीक करने आ जाएगा? मौलाना ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, मौलाना ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। 18 साल की एज में, उम्र में मैंने जेल काटी है बलूचिस्तान के अंदर। 3 पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ लड़ा हूं,
सऊदी अरेबिया में 10 साल मैंने देखा है कि क्या हुआ ईरान के हाजियों के साथ, जहाँ 400 हाजियों को इन्होंने मारा सऊदियों ने। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो दिन। मैं कनाडा में रहता हूँ लेकिन मैं हूँ हिंदुस्तानी, क्योंकि 5000 साल से मैं मोहनजोदारो, तक्षशिला, सिंध और पंजाब की विरासत लेके आया हूँ, और मुझे मेरे हिंदुस्तान होने पे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे आबो अजदाद हिंदू थे और मैं कन्वर्ट हुआ। मेरे फैमिली 1840 के अंदर राजस्थान से हम गए पंजाब, वहाँ के सूफियों ने हमें कन्वर्ट किया इस्लाम में। आज तक हम इस्लाम पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन सच जो कुरान में कहा है वो हम हमेशा कहेंगे और हर एक से तलकीन करेंगे कि सच बोलो, चाहे जितनी भी कोई धमकी देता है, जितनी तुम्हारी बेटी का मजाक उड़ाता है, जितने तुम पे इल्ज़ाम लगाता है, कुफर लगाता है, जो करता है, मंसूर हलाज जिंदा रहेगा। वो खलीफा मर गया, आज तक मंसूर हलाज का सिर बोल रहा है अनाल हक, और जब तक मंसूर हलाज जिंदा है सच जिंदा रहेगा। जय हिंद।